नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। झारखंड विधानसभा का चुनाव पहला पाली हो चुका है और दूसरा पाली 20 तारीख को होना है। लेकिन इसी बीच में अगर नेता लोग का बयान भी, बयानबाजी भी शुरू है। बाबूलाल जी का एक बयान आया है कि सनातन रहेगा तो सरना रहेगा। तमाम बात जानने के लिए हमारे साथ दिनेश मुंडा जी हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि बाबूलाल जी का बयान को किस तरह से देखते हैं, इनका विचार क्या है। जोहार। जोहर दादा और आपके चैनल के तमाम व्यूअर्स को भी झारखंडी जोहर रहेगा। क्या कहेंगे? बाबूलाल का एक बयान आया है कि सनातन रहेगा तो सरना रहेगा, न सनातन रहेगा तो सरना बचेगा। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी का जो बयान आया है वो पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी के राजनीति से प्रेरित बयान है और कहीं न कहीं एक गुप्त षड्यंत्र जो आदिवासी के खिलाफ किया जा रहा है उसका ये द्योतक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सरना धर्मावलंबी यानी सरना जो वोटर हैं उनको किस तरह से इस विधानसभा चुनाव में कन्वर्ट किया जाए, बीजेपी से या फिर आरएसएस से या एनडीए गठबंधन से किस तरह से उसको जोड़ा जाए, ये इसी उद्देश्य को देखते हुए इस तरह का बयानबाजी जो भी है भाजपा के जो नेता लोग रहते हैं वो समय समय पे करते रहते हैं। तो बाबूलाल मरांडी का जो बयान आया है उसी का ये एक नमूना है कि जो सनातन बचेगा तो सरना बचेगा, ये जो बयान आया है वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बयान है और आदिवासियों के खिलाफ षड्यंत्र है। अब इसको ऐसे समझना होगा कि सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूंगा कि बाबूलाल मरांडी ने जो ये बयान दिए हैं वो लगातार इस तरह का बयानबाजी करते रहते हैं समय समय पे सरना सनातन को रिलेट करते हुए कि सरना सनातन एक है। लेकिन इस बार का जो बयान इनका आया है वो कहीं ना कहीं उनकी जो सच्चाई है वो बयां करते हुए आ रहा है। कारण क्या है कि इनका कहना है कि सरना सनातन बचेगा तो सरना बचेगा, यानी इससे क्लियर हो रहा है कि सनातन अलग चीज है और सरना अलग चीज है। मतलब ये जो दिल की बात इनकी थी वो इनकी जगह पे आ गए लगातार। तो ये आरएसएस और बीजेपी की तरह जो पढ़ाया चीजें हैं जो कानपुर में पढ़ाया जाता है, कानपुर यूनिवर्सिटी में, वो बोलते हैं कि सरना सनातन एक है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इनके द्वारा जो बयान दिया गया है उसका कुछ अलग मीनिंग आ रहा है। उसको समझना इस तरह से है कि सनातन बचेगा तो सरना बचेगा। इसका मतलब है कि सनातन अलग चीज है और सरना अलग चीज है, यानी सरना सनातन एक नहीं है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बाबूलाल मरांडी जी को जो कहीं किसी न किसी तरीके से सच को रखने का काम किए हैं। भले उनको ये लग रहा है कि इससे सरना धर्मावलंबी उनके ओर आकर्षित होंगे, भाजपा की राजनीति की ओर आकर्षित होंगे और वोट उनको करेंगे, लेकिन ये सच्चाई खुल के आ गई है। लेकिन एक बात है कि सनातन हिंदुओं के लिए, सरना आदिवासियों के लिए। लेकिन आदिवासी तो कई हजारों वर्षों से, या कहा जाए तो भारत की बात करें तो सबसे मैंने पुराना आदिवासी ही है। लेकिन सरना सनातन एक का जो बात बराबर आते रहता है, तो क्या लगता है कि ये सही है? सही तो नहीं है। सनातन को कभी भी एक बताना मुझे लगता है कि एक साजिश ही है और कुछ नहीं है, या फिर मूर्खतापूर्ण है। जिनका विवेक काम नहीं करता वैसे लोग इस तरह का नैरेटिव को सेट करते हैं और आदिवासी समाज को बरगलाने का काम करते हैं। मैं आना चाहूंगा बाबूलाल मरांडी जी का फिर से कि ये इस तरह के जो भी भाजपा पे नेता हैं, आदिवासी नेता है, सबसे पहले तो ये फर्जी आदिवासी नेता है। इनका आदिवासी समाज से कोई सरोकार नहीं है। आप यही बाबूलाल मरांडी जी थे जो एक समय जब झारखंड की जनताओं ने इनको प्रथम मुख्यमंत्री होने का अवसर प्रदान किया, ये मुख्यमंत्री बने, लेकिन कितना फायदा हुआ आदिवासी समाज का? कुछ तो फायदा हुआ नहीं। जहां तक इनके कार्यकाल में आदिवासी का शोषण अत्याचार ज्यादा ही हुआ है कि कम नहीं हुआ है, जमीनों की लूट बढ़ी है। तो यही बाबूलाल मरांडी थे जब भाजपा से अलग हुए तो ऐसा बार बार बोला करते थे कि मैं मरना पसंद करूंगा, कुतुब मीनार से कूद के मर जाऊंगा, लेकिन भाजपा पे नहीं जाऊंगा। ये वही बाबूलाल मरांडी है जो 2000 के चुनाव के दरमियान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी करते थे कि अगर मोदी सत्ता पे आता है तो भारत पाकिस्तान बदल जाएगा। मोदी या भाजपा केवल और केवल धर्म की राजनीति करती है, केवल जात और पात की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती है, लव जिहाद की राजनीति करती है। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि मोदी जी को सत्ता पे नहीं आने देंगे। ये बयान इनका आपका बाबूलाल मरांडी जी का था। आप समझ सकते हैं कि वही बाबूलाल मरांडी आज फिर से बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं और
पहले तो दूसरे तरीके से आदिवासी को बरगला रहे थे, अपने फेवर में लाने के लिए बरगला रहे थे। आज बीजेपी के फेवर में आदिवासी को ले जाने के लिए आज आदिवासी को बरगलाने का काम करते हैं। और समय समय पे सरना सनातन एक है, आदिवासी हिंदू है, या फिर सनातन बचेगा तो सरना बचेगा, इस तरह का अनगढ़ बयानबाजी ये भाजपा के नेता लोग करते रहते हैं। उसी में से भी बाबूलाल मरांडी का भी नाम अग्रिम पंक्ति में इनको रखा जाता है कि इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। अब आते हैं हम लोग की मेन मुद्दा जो अभी बयान जो चला है कि सनातन बचेगा तो सरना बचेगा। मेरा मुख्य सवाल है भाजपा के नेताओं से या बाबूलाल मरांडी जी से कि आखिर आप इस तरह का जो नैरेटिव सेट किए हुए हैं या इस तरह का बयान जो दिए कि सनातन बचेगा तो सरना बचेगा, हमको ये जानना चाहते हैं बाबूलाल मरांडी जी से कि सनातन बचेगा इसका मतलब क्या है? कि सनातन खतरे में है? पहले तो सुनने में, पहले तो हिंदू खतरे में इस तरह का एजेंडा सेट किया गया था, नैरेटिव सेट किया गया था। अब क्या है कि हिंदू लगता है कि कुछ ओड हो गया है तो लोग अब सनातन पे जोर देने लगे। एक ऐसा पीरियड था जब हड़प्पा सभ्यता चल रही थी यहाँ पे, तब ये वैदिक धर्म वैदिक सभ्यता की बात क्या करते थे, फिर ये हिंदू करता है। ऐसे लोगों को बरगलाया कि गाड़ियों में आपको मिलेगा कि मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, इस तरह का ये पढ़ने को मिलता था नौजवानों में। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब हिंदू का शब्द का हिंदू शब्द जब धूमिल हो गया है तो अब एक नया वर्ड लेकर आया है कि सनातन। तो सनातन अब ये जो वर्ड आया फिर इसका ये लोग पूरा यूज कर रहे हैं। इसमें कोई दो बात नहीं है कि जो भी नागपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं हमारे आदिवासी भाजपा लीडर, वो शब्दों के जादूगर होते हैं, इतने साथी होते हैं कि शब्दों का कैसे इस्तेमाल करना है कि आम आदमी उसको समझ नहीं पाता है। आपको पता होगा जैसे आदिवासी शब्द को किस तरह से जनजाति में बदला गया और अभी किस तरह से इसे बनवासी में बदला जा रहा है। ये शब्दों का जो षड्यंत्र है, शब्दों का खेल है, इसमें ये माहिर है और हमेशा इसको आदिवासी समाज, आम आदिवासी समाज नहीं समझ पाता है। लेकिन इनका दुर्भाग्य रहा है, सजग हो गया है, आदिवासी पढ़ रहा है, आदिवासी अपनी चीजों को जान रहा है, आदिवासी अपना आइडेंटिटी को जान रहा है, अपनी पहचान को जान रहा है। और आज आदिवासी समाज माकूल जवाब देते हैं ऐसे फर्जी आदिवासी नेताओं के। इसलिए मुझे लगता है कि इस बयान का कोई ज्यादा अर्थ नहीं निकलता है। आदिवासी समाज बाबूलाल मरांडी के बयान को तहजीब देने वाले नहीं है, तजब्बो देने वाले नहीं है, इंपोर्टेंस देने वाले नहीं है। और फिर हम लोग आना चाहेंगे कि जो बयान था उसमें मैं कहना चाह रहा था कि सनातन खतरे में है, जो बचने की बात हो रही है। अब किस सापेक्ष में इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं? क्या झारखंड में सनातन खतरे में है या भारत में खतरे में है? अगर आप बात कीजिएगा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको पता होगा कि 2011 के जनगणना में मोटा मोटी 80% हिंदू पॉपुलेशन भारत में निवास करती है। और वो मुझे लगता है कि वो रेशियो बढ़ गया होगा, क्योंकि फिर से जनगणना होने वाली है। तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो 80% मोटा मोटी 90 करोड़ आसपास होता है, वो लगता है मुझे कि 100 करोड़ भी हिंदुओं की जनसंख्या भारत में हो चुकी होगी। और वही अगर इनको लग रहा है कि सनातन मुस्लिम से इनको खतरा है या फिर ईसाई समुदाय से खतरा है, फिर अन्य संप्रदाय से खतरा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि 90 करोड़ आसपास तो 2011 में हिंदू संप्रदाय के लोग भारत में निवास करते हैं। और उस समय जो मुस्लिम समुदाय का जो पॉपुलेशन रहा है वो मोटा मोटी 15% आसपास रहा है। वो मोटा मोटी रखिए ना कि मतलब हमको लगता है 20 से 25 करोड़ इनकी आंकड़े आते हैं जिस तरह से। तो पहला बात तो ये टारगेट करके जिस तरह से झारखंड विधानसभा चुनाव चल रहा है, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हुए आदिवासी समाज को से रिलेट करके ये बार बार ये कह रहे हैं कि आदिवासी खतरे में है और उसी में अब सनातन खतरे में है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किससे खतरा है? क्या मुस्लिम समुदाय से? क्या 90 करोड़ या 100 करोड़ हिंदुओं को 25 करोड़ मुस्लिमों से खतरा है? या फिर 90 करोड़ या 100 करोड़ 90 से 100 करोड़ जो आबादी हिंदुओं की है उनको 2 करोड़ आसपास या 2% आसपास जो क्रिश्चियन समुदाय है उनसे खतरा है? तो ये क्लियर करना चाहिए कि आखिर खतरा है, सनातन को खतरा है तो किससे खतरा है और किस तरह से खतरा है? इसका तो ये जिक्र नहीं करते, बस हिंदू खतरे में है, सनातन खतरे में है। मेरा समझ ऐसा बोलता है कि ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना आदिवासी खतरे में है। भारत एक मल्टीकल्चरल कंट्री है। भारत के लोग जो होते हैं भाईचारगी का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। यहाँ पे जो संस्कृति का समागम है वो विश्व में सबसे अनूठा है। और यहाँ के लोगों में जो अनेकता में एकता का जो हम लोग संदेश देते हैं, यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश देते हैं वो सिर्फ भारत में दिया जा सकता है। तो इस देश में मुझे लगता है ना हिंदू खतरे में, ना मुस्लिम खतरे में है, ना और कोई कम्युनिटी, ना आदिवासी खतरे में है। आदिवासी तो खतरे में है, लेकिन इनके सापेक्ष में, जिस सापेक्ष में ये बात करे उस सापेक्ष में बोल रहा हूं कि यहाँ ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में। खतरे में है तो कौन खतरे में है? यहाँ की राजनीतिक पार्टी
यानी राजनीति के जो ठेकेदार है उनकी राजनीति खतरे में है, उनका पॉलिटिकल करियर खतरे में है कि अगला बार हम सत्ता में आएंगे कैसे। आपको तो पता है कि भारत का जो राजनीति का इतिहास रहा है, खासकर आजादी के बाद का जो इतिहास रहा है, अगर बीजेपी की राजनीति की बात करें तो पूरी तरह से वो रिलीजन बेस्ड ये पॉलिटिक्स करते हैं। हिंदू मुस्लिम का राजनीति हमेशा करते रहते हैं, लब जिहाद की राजनीति हमेशा करते हैं, गो माता को लेके जो ये राजनीति करते हैं, गोमांस पे राजनीति करते हैं, मॉब लिचिंग पे राजनीति करते हैं। तो इस तरह से इनका राजनीतिक जो रहा है पूरा सफर, वो ताना बाना कहीं ना कहीं धर्म पे ही टिका हुआ है। हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर इस तरह का ये राजनीति करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब मुख्य जो विषय है वो मुख्य विषय ये नहीं है। विषय ये है कि किसी की राजनीति खतरे में है, किसी की सत्ता खतरे में है, किसी की कुर्सी खतरे में है, और इसी का ये तरीका है कि हमेशा इस तरह का ये बयानबाजी करते रहते हैं और लोगों को बरगलाते रहते हैं। लेकिन दिनेश दा, जिस तरह से आप बोल रहे कि बीजेपी के जो नेता हैं बाबूलाल मरांडी जी, जो कहे कि सनातन अगर बचेगा तो सपना बचेगा, इस पर आप बात रखें कि ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है, ना ईसाई खतरे में, ना लेकिन इन लोग का कुर्सी खतरे में है, इन लोग का राजनीति खतरे में है। लेकिन विधानसभा चुनाव के बीच में इस तरह की बात करना, क्या लगता है कि ये जो आदिवासी वोटर हैं उसको प्रभावित या करेंगे, अपने आकर्षित कर पाएंगे इस बार सब? इनका तो मनसा तो यही था कि इस तरह की बयानबाजी करके चुनावी सरगर्मी जब तेज होती है तो देखिएगा प्राय जो भी अभी झारखंड में राजनीति को लेके जो राजनीतिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के द्वारा हो, चाहे यहाँ के जो इंडिया गठबंधन के सरकार के द्वारा जो भी मुद्दे उठ रहे हैं, उनका सीधा संबंध राजनीतिक से है। और राजनीति में इस विधानसभा चुनाव में वोटों को कैसे पोलराइजेशन किया जाए, कैसे ध्रुवीकरण किया जाए, ये मेन मनसा तो यही है। लेकिन जिस तरह से बयान आया है, मुझे नहीं लगता है कि आदिवासी समाज अब वो आदिवासी समाज रह चुका है जो आजादी से पूर्व या आजादी के समय में जो आदिवासी समाज था वो अभी है। अभी आदिवासी समाज क्या है कि अब देखिएगा कि आदिवासी समाज भी जागरूक है, पढ़ता है, चीजों को समझता है। एक से एक आपके राजनीतिक सामाजिक विचारक हमारे बीच में है जो समय समय पे आदिवासी समाज का मार्गदर्शन करते हैं। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का जिस तरह से आप सच को दिखाने का काम कर रहे हैं, आपका चैनल सच को दिखाने का काम कर रहा है, जिस तरह से मीडिया बंधु सच को दिखाने का काम कर रहा है, तो आदिवासी समाज इन चीजों को अब समझने लगा है। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के बयानबाजी से कुछ फायदा मिलने वाला है बीजेपी को या फिर एनडीए गठबंधन को। इससे पहले आप देखेंगे डेमोग्राफी का मामला आया, घुसपैठ का जो मामला अभी चल रहा है, वो तो मुझे लगता है कि झारखंड की राजनीति नहीं, ये तो राष्ट्रीय मुद्दा अभी बना हुआ है और राष्ट्रीय टॉपिक बना हुआ है। लोग इस पे इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसमें बातों को रख रहे हैं। होना भी चाहिए, जो भी मुद्दे है, अगर घुसपैठ का मामला अगर झारखंड में चल रहा है या भारत में चल रहा है, उसमें कितनी सच्चाई नहीं सच्चाई है वो भी सामने आनी चाहिए। तो इस तरह के जो भी चुनाव के दरमियान इस तरह के जो मामले आते हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए, चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरह के मुद्दे को लाए जाते हैं। अब देखिएगा ना, जैसे ही 23 तारीख जो गुजरेगा, आने वाला 23 तारीख गुजरेगा, झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आ जाएंगे लोगों के सामने। उसके बाद मुझे लगता है कि 3-4 साल इस तरह के मुद्दे गौन हो जाएंगे। फिर ना बीजेपी को पलायन से बीजेपी को नहीं घुसपैठ से मतलब रहेगा, न डेमोग्राफी से मतलब रहेगा, न ही यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार को मतलब रहेगा। लेकिन फिर जैसे ये टर्म खत्म होने लगेगा, अगला टर्म, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने लगेंगे, तो फिर इस तरह का जो ज्वलंत मुद्दे है ये मुंह खोल के जनता के सामने रख दिया जाएगा और फिर जनता को गुमराह किया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और वोटों का ध्रुवीकरण किया जाएगा। अब इसमें जानते हैं आपकी बीजेपी वाले ज्यादा साथी होते हैं, इनको इसका फायदा मिलता है। लेकिन ये अब फायदा अब इनको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि लोग बहुत चीज पढ़ने लगे हैं, बहुत चीज जानने लगे हैं। और तमाम एजेंसियां जो भी है, चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, चाहे एकेडमी, बहुत सारे एकेडमी है जो रिसर्च कराते हैं, समय समय पे इस तरह का शोध होता है। तो जो सच्चाई है अब वो जन जन तक पहुंच जाती है, जन जन तक सबको पता चल जाता है कि सच क्या है। इसलिए लोग इस तरह के जुमलों में नहीं फंसते, इस तरह का जो गलत तरह के जो बयानबाजी हैं इसमें लोग नहीं आते हैं और अपने विवेक से वोट करते हैं। और मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव का जो रिजल्ट जो आने वाला है, तमाम जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं भाजपा के द्वारा, इसमें आदिवासी फंसने वाले नहीं हैं। इसका ताजा तरण उदाहरण जो अभी बीता लोकसभा है उसमें देखे होंगे कि जो भी आदिवासी सीटें रहे लोकसभा में, उसमें बीजेपी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। और ये सबूत है आदिवासी जागरूकता का, आदिवासी एकता का, कि आदिवासी अब जाग चुका है, सजग हो चुका है। लेकिन एक बात है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के चुनावी प्रभारी हैं झारखंड का,
लेकिन लोग कह रहे हैं कि वहाँ जो आदिवासी हैं, आज तक आदिवासी का मान्यता नहीं पर, लेकिन जब यहाँ आते हैं झारखंड में तो रोटी बेटी माटी सबको बोलता है कि अच्छा बीजेपी करेगा। इस पर आप क्या कहते हैं? मैंने तो पूर्व में ही कहा ना कि ये शब्दों के जादूगर है, इन लोग चालाक लोग हैं, शब्दों को कैसे खेलना है ये अच्छी तरह जानते हैं। ये लब जिहाद, भूमि जिहाद, ये सब वर्ड तो हम लोग जानते भी नहीं थे। हमको लगा मुस्लिम समुदाय जानते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल भी नहीं करते होंगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के द्वारा इस तरह से शब्दों का खेल खेला जा रहा है कि आम आदमी इसमें समझ नहीं पाते। लेकिन हम लोग आते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा चचा के पास। देखिए, हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि मुख्यमंत्री है वो आसाम के, लेकिन ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ झारखंड में। साल भर से जो यहाँ वो मोटी उठरी गठरी बांध के आए हुए झारखंड में डेरा डाले हुए, क्या मतलब है भाई? क्या भाजपा के पास झारखंड में कोई विश्वसनीय आदमी नहीं है नेता नहीं जो झारखंड का चुनाव को अपने हाथ से अपने हिसाब से हैंडल कर सके? जो आप आसाम से आदमी बुलाए हैं, बोरो पिलर मंगा के चुनावी रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हेमंता बिस्वा शर्मा का अपना घर तो संभाला नहीं जा रहा है उनसे। आसाम में क्या डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुआ है? क्या आसाम में घुसपैठ नहीं हुआ है? मैं तो पहले भी पूर्व में भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठ होता है तो सबसे पहले झारखंड में होगा कि आसाम में होगा? भाई सटे तो आप है बॉर्डर में, तो आपसे वो पार करके ना झारखंड पे आएंगे, या फिर आपके बगल में जो राज्य है उनसे पार होके आएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है। या फिर कुछ सीमाएं हैं जो हमारे बंगाल से भी सटते हैं, वहां से भी घुसपैठ होता है। लेकिन मैं पढ़ रहा था, मैं जहां तक जान रहा हूं कि आसाम में भी डेमोग्राफी काफी हद तक चेंज हो चुका है। वहां भी घुसपैठ चरम सीमा पे है। वहां के आदिवासी भी अपने आइडेंटिटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो उनको तो अपना स्टेट संभाला नहीं जा रहा है, झारखंड संभालने के लिए आ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है इन आदिवासियों को ठगने का। हेमंता बिस्वा शर्मा जी ही नहीं, पूरी भाजपा की टीम अभी झारखंड में डेरा डाले हुई है। जबकि महाराष्ट्र में से दुगना सीट का चुनाव है, लेकिन महाराष्ट्र में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। झारखंड में इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। भाई वजह क्या है? ये हम भी लोग जानना चाहते हैं वजह। आम आदमी इसको समझ नहीं पाते। वजह क्या है? आपको पता होगा कि यहाँ पे हम मुझे लगता है कि 40 से 50% मिलियंस पूरे भारत के इकोनॉमी में जिनका कंट्रीब्यूशन है उसमें से 40 से 50% मिनरल्स जो है वो झारखंड से जाते हैं। तो झारखंड का मिनरल्स भाई लूटेगा कौन? तो लूटने के लिए तो लुटेरे चाहिए ना। तो इनकी नजर यहाँ की खनिज संपदाओं पे है। अभी देखिए हसदेव जंगल खाली कराया गया, छत्तीसगढ़ पे पैनी नजर था। छत्तीसगढ़ को तो इन लोग तहस नहस करके रखा हुआ है। अभी भी देखिए वहाँ के नक्सली के नाम पे जंगल को खाली कराया जा रहा है, विकास के नाम पे खाली कराया जा रहा है। बस्तर का जो मामला है वो आज से चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है। तो अब इनका नजर है कि यहाँ के सारंडा के जंगलों में जो खनिज संपदा भरा हुआ है, यहाँ के झुमरा पहाड़ में जो खनिज संपदा भरा हुआ है उसको कैसे लूटे, यहाँ पे जो तमाड़ में जो सोने का जो खदान मिला है उसको कैसे लूटे। आपको जानकारी के लिए बता दें, जैसे मैंने तो पूर्व में ही कहा कि 40 से ज्यादा जो % जो है यहाँ की मिनरल्स या खनिज संपदा है झारखंड में जाती है। भारत की इकोनॉमी इसका कंट्रीब्यूशन है। आपको बता दें 400 से ज्यादा माइनिंग खदान है झारखंड में है। आप क्या चाहते हैं? सोना, अवरक, बॉक्साइट, चाहे कोयला हो, तमाम तरह के हर वो खनिज संपदा वो झारखंड की भूमि में सजाया हुआ है। उसी का लूट के कारण आज ये यहाँ पे अपना पैनी नजर डाले हुए कि अगर इस बार फिर से सत्ता में आ जाएंगे तो बचा खुचा जो रघुवर दास जी के काल में या फिर बाबूलाल मरांडी जी के टर्म में जो बचा खुचा कसर रहा है, कोशिश रहा है, उसको पूरा किया जाएगा। कुछ तो इन लोग किए भी थे। जैसे आप देखे होंगे कि जो भूमि बैंक था वो बनाया गया, इस तरह से जमीन को हथियाने का काम किया गया है। जिस तरह से वन अधिनियम लाया जाता है और जंगलों को जिस तरह से आदिवासियों के हाथ से लूटने का काम किया जाता है, जिस तरह से विकास के नाम पे जंगल को लूटा जाता है, विकास के नाम पे जमीन को लूटा जाता है, समय समय पे नक्सली कहा के जंगल खाली कराया जाता है, आदिवासियों को उनके जमीन से दूर भगाया जाता है। तो तमाम हटकंडे बीजेपी की सरकार सत्ता में रहती है तो वो अपनाती है, एक तरह नहीं चौतरफा हमला करती है और हमारी आइडेंटिटी को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। हमारा जो सर्वाइवल ऑफ लाइफ का जो द्योतक है, जो जरिया है जमीन, वो जमीन को लूटने का काम किया जाता है। हमारा जो पहचान है, हमारी जो आइडेंटिटी है, हम कहाँ आदिवासी थे, हमें जनजाति बना दिया गया, अभी वनवासी बनाया जाता है। और पता नहीं अब तो धीरे धीरे जंगल ही खत्म हो रहे, वन ही खत्म हो रहे। जब वन खत्म हो जाएगा तो वनवासी कहाँ रहेंगे भाई? तो फिर इस तरह से हमें अपनी जो मूल भावना रही है, आदिवासी शब्द का जो है आदिवासियों की मूल भावना से एक लगाव है, जुड़ाव है। अगर आप आदिवासी बोलते हैं तो आम आदमी भी समझता है आदिवासी मतलब क्या? जंगल प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, कल्चर का प्रेमी, इस तरह का बात आता है। लेकिन जैसे आप बोल देगा वनवासी, इसका मतलब है कि जो हमारे जो जंगल में रहते हैं सिर्फ उन्हीं से जोड़ा जाएगा, तो वो सिर्फ इतिहास रह जाएगा कि वनवासी कोई थे।
और आपको तो बता रहा है कि षड्यंत्र इतना गहरा है, ये आज से नहीं है। ये वैदिक सभ्यता जो बोलते हैं ना, उससे पहले से, जब से इनका आगमन यहाँ हुआ है, तब से आदिवासियों के खिलाफ षड्यंत्र जारी है। यही बीजेपी है जो मुझे लगता है कि यूनो में जाके लोग गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि भारत में तो आदिवासी ही नहीं है, और यही सुप्रीम कोर्ट हमारे जजमेंट में लेके आते हैं कि ओनली 8% जो लोग हैं यहाँ के आदिवासी है, या मूल बासिंदा है, बाकी जो बाहर के लोग हैं वो प्रवासी लोग हैं। फिर भी ये लगातार हमें इस तरह से नुकसान पहुंचाने में हमारे खिलाफ षड्यंत्र और साजिश करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से बात की है कि चुनावी मुद्दा जो बनाते हैं, सरना सनातन जो भी बना रहे हैं, लेकिन पलायन, शिक्षा, रोजगार, ये सब कोई मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं इन लोग। अब नौजवान है, क्या कहेंगे इसमें? बेशक झारखंड का निर्माण ही इन्हीं समस्याओं को देखते हुए, जिस तरह से रोजी रोटी का, जिस तरह से एक दौर था जब झारखंड बंगाल में था या फिर उड़ीसा का हिस्सा हुआ करता था या बिहार का हिस्सा हुआ करता था, तो जो झारखंड के खनिज संपदाओं की लूट थी, जो यहाँ के लोकल में आदिवासी मूलवासी जो लोग आते हैं, उनके सामने जो आइडेंटिटी का जो सवाल था, जो मामला यहाँ पलायन का था, जो मामला यहाँ विस्थापन का था, जो मामला यहाँ रोजी रोटी का था, ये तमाम चीजों को देखते हुए ही झारखंड राज्य का मांग किया गया। हमारे आदिवासी मूलवासी समाज के लोगों ने जिस तरह से अपनी कुर्बानियां दी झारखंड को अलग करने के लिए, वो कहीं ना कहीं वो कुर्बानी मुझे लगता है कि व्यर्थ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कारण कि आज भी बदस्तूर वो समस्याएं जस की तस बनी हुई है। पलायन एक बहुत बड़ी समस्या झारखंड के लिए है। विस्थापन, विकास के नाम पे जितने भी तमाम तरह की यहाँ पे बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित किए गए, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो सेल हो, चाहे यहाँ पे HEC हो, तमाम तरह के, चाहे वो डैम निर्माण हो, चाहे वो जल विद्युत परियोजना के नाम पे जिस तरह की जमीन लिया गया है, और जितने भी लोग विस्थापित हुए, लाखों लाख आदमी विस्थापित हुए, आज भी उस कल कारखाना के दरवाजे पे आपको अपने उचित मुआवजे के मांग के लिए, उचित पुनर्वास के मांग के लिए आज भी संघर्षरत है। और वो कल कारखानों के मालिकों से, यानी उद्योगपतियों से आज भी उनकी लड़ाई आर पार की लड़ाई है। तो विस्थापन भी एक बहुत बड़ी समस्या झारखंड की है। इसके बाद भी देखिए, रोजगार के मामले में मैं आता हूँ गोमिया विधानसभा से, और आपको वहाँ की मैं स्थिति बताता हूँ कि हर साल 25 से 30 हजार युवा सिर्फ रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए दूसरे राज्य में पलायन कर जाते हैं। ये सिर्फ एक गोमिया विधानसभा का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, जहाँ 25 से 30 हजार, एक छोटा सा विधानसभा का मैं बात कर रहा हूँ। अब समझ लीजिए कि ये जो इलाका जो रहा है झारखंड का, वो आदिवासी बहुल क्षेत्र रहा है, ग्रामीण जनसंख्या पे ज्यादा है। तो सोचिए कि जब एक गोमिया विधानसभा क्षेत्र से जब 25 से 30 हजार युवा हर साल रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में माइग्रेट कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो पूरे राज्य का क्या स्थिति होगा। तो पलायन भी बहुत बड़ी समस्या है। विस्थापन का हमने जिक्र किया, क्या यहाँ की जो स्त्री, यहाँ की जो महिलाएं हैं, उनकी जीवन स्तर को देखिए। प्राय आपको डायन बिसाई के नाम पे उन्हें मार दिया जाता है, उन्हें गला घोट दिया जाता है, उनका कत्ल कर दिया जाता है। तो ये भी एक समस्या है। यहाँ की जो स्थानीय नीति है, आज तक ये झारखंड का दुर्भाग्य रहा है कि 24 साल झारखंड के निर्माण में हो गए हैं, लेकिन झारखंडी कौन है इसकी सही परिभाषा तक गढ़ी नहीं गई है यहाँ के तमाम सरकारों के द्वारा। इसमें से बीजेपी सरकार तो मोटा मोटी 16-17 साल यहाँ शासन की है, लेकिन बढ़िया से एक संतोषजनक परिभाषा ये गढ़ नहीं पाए हैं यहाँ झारखंडियों के लिए। तो ये विडंबना हमारे यहाँ झारखंड की है कि स्थानीय नीति तय नहीं की गई है। रोजगार के मामले में देखिए ना, यहाँ उद्योग नीति सही है। उद्योग नीति इस तरह बनाया जाता है कि किस तरह से यहाँ के खनिजों को लूटा जाए, यहाँ के लोगों को फायदा नहीं। आपको पता होगा जिस तरह से हेमंत सोरेन हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार में झारखंड का बकाया है। तो भाई बकाया कैसे, चूंकि ये जो खनिज नीति इस तरह बनाते हैं और ये लूट के ले जाते हैं और इनको पे करने में दिक्कत होता है, पेट में दर्द होने लगता है। तो खनिज नीति यहाँ पे नहीं है, रोजगार नीति नहीं है यहाँ पे। तो तमाम जितने भी सरकारें आए हैं, ये इसलिए इन चीजों पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो आपको इन चीजों को हटा देंगे तो फिर राजनीति किस पे करेंगे। तो राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के मुद्दे को छोड़ देते हैं और समय समय की इसको भंजाने का काम करते हैं। अभी देखिए एक नई पार्टी उभर के आई है, जल कैंप। तमाम चीजों को ये लेके चल रही थी। हम लोग भी बहुत खुश थे, बहुत अच्छा लग रहा था कि जुआ पॉलिटिक्स अब झारखंड में होगा। लेकिन जिस तरह से फिर जिस तरह से इनका चरित्र बदलता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से इनका आइडियोलॉजी बदलता हुआ दिख रहा है, झारखंड के युवा इनसे भी अब आशा उम्मीद करना छोड़ दिए हैं। तो मुझे लगता है कि तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियां जो भी यहाँ सत्ता पक्ष में रही है चाहे विपक्ष में रही है, पूरी तरह से विफल रही है। और इसी का कारण है कि झारखंड आज वही है, इसी हालत में है जब वो आजादी से पूर्व या फिर निर्माण से पूर्व के हालात में पड़ा हुआ है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे
दिनेश मुंडा जी की बात, जो एक पढ़े लिखे युवक हैं, आदिवासियों की जो मुद्दा होता है लगातार अपनी मुखर होकर अपनी बातों को रखते रहते हैं। लेकिन आज जो मुद्दा था कि बाबूलाल मरांडी जी बोले थे कि सनातन बचेगा तो सरना बचेगा, लेकिन स्पष्ट तौर से ये कहे कि सरना अलग सनातन अलग, और जो आदिवासी ही पुराना यहाँ के बसिंदा है, यहाँ के लोग हैं। लेकिन जिस तरह से हेमंत बिश्वा शर्मा भी बात किए कि अपना घर संभल नहीं रहा है, मैंने जो असम में आदिवासी हैं उनको तो दर्जा मिल नहीं रहा आदिवासी का, और झारखंड में आके बोलते हैं कि आदिवासियों को बचाएंगे। तो लगातार जिस तरह से अपनी बातों को मुखर होकर रख रहे थे, आप जब इस पूरा वीडियो को देखेंगे तो सुनेंगे और समझेंगे। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर को जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।